नमस्कार साथियों, मैं उर्मिला सामरिया, व्याख्याता हिंदी, अजमेर से। इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने प्रयोग के आधार पर शब्दभेद पढ़ लिए। आज हम संरचना के आधार पर शब्दभेद पढ़ेंगे। देखो, एक मशीन छोटे छोटे औजारों को मिलाकर एक यंत्र का निर्माण करती है। उसी प्रकार भाषा संसार में भी संरचना मिलकर एक भाषा का निर्माण करती है। तो संरचना के आधार पर शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं शब्दों के। वो 4 भेद है। पहला है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है प्रत्यय, चौथा है उपसर्ग। संरचना के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं और देखा जाए तो जो पूरी व्याकरण है वो संरचना के आधार पर जो शब्द भेद है उसी पर टिकी हुई है। हम अगर संरचना के आधार पर जो चारों भेद पढ़ लेते हैं, मान लो कि आपने आधी जंग जीत ली। तो जो हमारे ये 4 भेद है, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, आज हम उसमें से समास पढ़ेंगे। हम टॉपिक डाल देते हैं समास। सभी मनुष्य अपने आसपास सुंदर वातावरण देखना चाहते हैं, अपने आप को सुंदर रखना चाहते हैं। उसी प्रकार भाषा संसार में भी शब्दों को सुंदर बनाने के लिए समास का प्रयोग किया गया। समास 2 शब्दों के योग से मिलकर बनी है, सम धन आस। जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त और सुंदर बनाना। सम हमारे उपसर्ग है। इसका मतलब आसपास का जो पूरा शब्द संरचना है उसको सुंदर बनाना और संक्षिप्त बनाना। तो हम कह सकते हैं समास की परिभाषा 2 शब्दों के निकट मेल को समास कहते हैं। 2 शब्दों के निकट मेल को समास कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्यों को जोड़कर एक शब्द बना दिया जाए तो भी उसे समास कहेंगे। जैसे एक शब्द है हिमधन आलय। यदि हम इसका हिमालय बना दें, संक्षिप्त कर दें इसको, तो मतलब शब्दों को संक्षिप्त करने की विधा समास होती है। और जो इसकी परिभाषा थी वो ये है, 2 शब्दों के निकट मेल को समास कहते हैं। निकट भी बोल सकते हैं और इस जगह परस्पर भी बोल सकते हैं, मतलब लगातार। 2 शब्दों के परस्पर मेल को या निकट मेल को समास कहते हैं। यह हुई समास की परिभाषा। देखो, परीक्षा में पूछा जाता है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 6 प्रकार के। लेकिन ऐसे प्रश्न बना दिया जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं,
तब होते हैं भेद 4 प्रकार के। प्रश्न समझने की कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न पूछा जाए समास के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 6 भेद। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, वो होते हैं 4 प्रकार के। तो हम पढ़ेंगे पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद कौन कौन से होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो हम इधर लिख देंगे पूर्व पद। पूर्व पद को ही कहते हैं प्रथम या पहला पद, प्रथम पद प्रधान। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान। तीसरा है द्वंद्व समास। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो हम लिख देंगे दोनों पद प्रधान। और चौथा है बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। अन्य पद प्रधान। प्रश्न यहां से भी बनते हैं कि कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तब आपके ऑप्शन देंगे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो मैंने आपको लिखा है उत्तर पद कौन से में था, तत्पुरुष समास में। तो हमारा सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कौन से समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वो कौन सा है, बहुव्रीहि समास। और जो हमने 6 भेद बताए समास के, वो 6 भेद में 2 हमारे जो समास बच रहे हैं, कर्मधारय और जो द्विगु समास है, वो हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। ये दोनों जो भेद हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम जो 6 भेद हैं समास के, उनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जो पहला हमारा जो भेद था समास का, वो है अव्ययीभाव समास। आपको इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, वो मुख्य विशेषताएं केवल 3 विशेषताएं हैं। आपको दिमाग में वो 3 विशेषताएं ध्यान में रखनी है। पहले जो ये विशेषताएं हैं, पहली विशेषता ये है कि इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है या प्रथम पद अव्यय होता है। तो जो हमारी पहली विशेषता थी वो है कि प्रथम पद प्रधान होता है। जो दूसरी इसकी विशेषता है कि इसका प्रथम पद उपसर्ग होता है नकारात्मक उपसर्गों को छोड़कर।
या ये भी कह सकते हैं अधिकांशतः संस्कृत के उपसर्गों में अव्ययभाव समास होता है, लेकिन वो उपसर्ग नकारात्मक उपसर्ग नहीं होने चाहिए। नकारात्मक में जैसे अन्याय, अज्ञान, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो जो दूसरी विशेषताएं थी कि प्रथम पद उपसर्ग होता है, नकारात्मक उपसर्गों को छोड़कर। ये जरूरी नहीं है कि सभी शब्दों में उपसर्ग आए, लेकिन आपको ये विशेषता दिखे तो अधिकांशतः प्रथम पद, इसमें प्रथम पद उपसर्ग होगा पर नकारात्मक उपसर्ग नहीं होगा। जैसे कि आमरण, प्रतिदिन, प्रत्येक, इन सब में प्रथम पद उपसर्ग है। हमारी जो तीसरी विशेषता है, एक शब्द की आवर्ती 2 बार हो तो वहां भी अव्ययभाव समास होता है। तो हम तीसरी विशेषता है एक शब्द की आवर्ती, एक शब्द की आवर्ती 2 बार हो तो अव्ययभाव समास होता है। जैसे उदाहरण है धीरे धीरे, उदाहरण है दिन दिन, उदाहरण है भागम भाग, जो तीसरा जो हमारा है कि शब्द की आवर्ती 2 बार, तो यहाँ पर शब्द की आवर्ती 2 बार हो रही है। जो हमारी प्रथम विशेषता थी प्रथम पद प्रधान होता है, कि प्रथम पद प्रधान कैसे होता है, कैसे पता लगाएं? तो देखो कैसे, जो समास विग्रह होगा वो प्रथम पद के अनुसार ही होगा, जो द्वितीय पद होगा वो वैसे कि वैसे ही समास विग्रह में बच जाता है। जैसे कि एक उदाहरण है यथाशक्ति, एक उदाहरण है यथाशक्ति। अब यहाँ हमारे ये तो है आपके प्रथम पद या पूर्व पद, और ये है आपके उत्तर पद या द्वितीय पद। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। परिवर्तित कौन सा पद हुआ? यथा। तो यहाँ पर प्रथम पद के अनुसार इसका समास विग्रह हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रथम पद प्रधान है। और दूसरा है इसका जैसे निरोग, एक शब्द है निरोग, तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा रोग से रहित। ये नी उपसर्ग है यहाँ, लेकिन हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये करेंगे रोग से रहित। अब देखो यहाँ पे भी आपने जो रोग द्वितीय उत्तर पद है वो ऐसा का ऐसा लिखा और परिवर्तन कर दिया प्रथम पद में। मतलब क्या हो रहा, हम समझ सकते हैं कि परिवर्तन किसके, जो दबंग इंसान होता है उसी से परिवर्तन किया जा सकता है। और यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो प्रमुख है वो ही दूसरे पद में परिवर्तन कर रहा है, उसको जोड़ रहा है, अच्छे से उसका विस्तार कर रहा है। तो निरोग का मतलब रोग से रहित। एक उदाहरण है भर पेट। यहाँ पे भी जो ये भर शब्द है ये पूर्व पद है, जो पेट है वो उत्तर पद है। इसका जो समास विग्रह होगा पेट भर करके, पेट भर के, भर करके।
दूसरा है दर हकीकत, एक शब्द है दर हकीकत, इसका समास विग्रह होगा हकीकत में। ऐसे ही दरअसल होगा, दरअसल का भी समास विग्रह होगा असल में। जो हमारा दूसरा भेद है समास का वो है दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा था कि जिस समास में उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो पहली तो जो इसकी विशेषताएं है वो है उत्तर पद ऑब्लिक द्वितीय पद प्रधान होता है। देखो कैसे द्वितीय पद, जैसे हमने अव्यय भाव में द्वितीय पद के प्रथम पद के अनुसार समास विग्रह किया था, उसी प्रकार तत्पुरुष समास में हम द्वितीय पद के अनुसार ही समास विग्रह करेंगे। जैसे वनगमन, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद। अव्यय भाव समास में हम ऐसे कर रहे थे कि दूसरा पद ऐसे कैसे लिख रहे थे और प्रथम पद में परिवर्तन कर रहे थे। अब देखो हम क्या करेंगे, पहला पद ऐसे कैसे लिखेंगे और द्वितीय पद से पहले हम कुछ परिवर्तन करेंगे। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा वन को गमन। एक है, एक और उदाहरण देख लो, तुलसीकृत, इसका समास विग्रह ये तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा जो प्रथम पद है, क्योंकि यहाँ द्वितीय पद प्रधान है इसलिए द्वितीय पद के अनुसार हम समास विग्रह करेंगे। तो जो ये तुलसी शब्द ऐसे कैसे लिख देंगे, तुलसी द्वारा कृत। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिस समास में उत्तर पद द्वितीय पद की प्रधानता के अनुसार ही समास विग्रह होता हो तो वहां तत्पुरुष समास होता है। देखो यहाँ पर कई बार इसके भेदों से प्रश्न बना दिए जाते हैं, बहुत अंदर जाके इससे प्रश्न बनते हैं। तो ये पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि तत्पुरुष समास कितने, सीधा सीधा जो ये विशेषताएं पढ़ ली जाती है, किताबों में आती भी नहीं है सब में। मैं बता रही हूँ तत्पुरुष समास के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। 5 भेद में नंबर 1 है कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह देखो हमारे हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारक चिन्हों में तत्पुरुष समास होता है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर तो कौन कौन से हैं वो कारक जो बच गए जिनमें तत्पुरुष समास होता है, वो देखो। जो हमारे तत्पुरुष समास का प्रथम भेद है कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, उसमें 6 जो कारक चिन्ह हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इन 6 कारक चिन्हों में तत्पुरुष समास होता है। मैंने कहा कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाता है। हमने अभी पहले उत्तर पद की जब बात कर रहे थे तब 2 उदाहरण लिखा था, वन को गमन, तुलसी द्वारा कृत।
वन को गमन, देखो डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा समास है, तो तब डायरेक्ट ये उत्तर लिखते हैं हम, कर्म तत्पुरुष समास। एक लिखा था तुलसी द्वारा कृत, कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास, क्योंकि थोड़ा अंदर से पूछ लिया जाता है। जैसे पटवार परीक्षा है, रीट वाली जो आ रही है एग्जाम, उसमें अगर थोड़ा अंदर से पूछा जाए तत्पुरुष के भेदों में से, तो फिर आपको नाम भी लिखना पड़ेगा। तत्पुरुष तो है, तत्पुरुष का भी कौन सा भेद है, तो फिर आपको ये नाम लिखने पड़ेंगे। तो जो 5 भेद है, पहला है कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, जिसमें इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब लुप्त पद में क्या होता है कि जो कारक चिन्ह है वो लुप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण देखो, वन मानुष, तो जो इसका समास विग्रह होगा वो होगा वन में रहने वाला मानुष, यानी इसका जो कारक चिन्ह है वो यहाँ पे लुप्त हो जाएगा। जैसे कि वायुयान है, वो उसमें भी यही आएगा, वायुयान में यही होगा, जलयान में भी यही होगा, लुप्त पद। जो तीसरा भेद है वो तीसरा है नए तत्पुरुष समास। देखो नए तत्पुरुष का मतलब है नकारात्मक अर्थ वाले जो उपसर्ग होंगे, नए का मतलब नकारात्मक, नकारात्मक जो उपसर्ग होंगे उनमें नए तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि एक शब्द है ज्ञान, ये सकारात्मक है, लेकिन यदि इसके अ उपसर्ग लगा दे अज्ञान तो नकारात्मक बन जाएगा। जैसे न्याय शब्द है वो है सकारात्मक, जैसे उसके अ उपसर्ग लगाए अन्याय तो वो नकारात्मक बन जाएगा। अगर ये शब्द लिखे हुए आ जाए अन्याय अज्ञान, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, वैसे तो अगर सीधा पूछा जाए तो तत्पुरुष समास है ही, लेकिन अगर अंदर से पूछ लिया जाए तो वो है नए तत्पुरुष समास। तो कौन कौन से ऐसे उपसर्ग है जिनमें ये नए तत्पुरुष समास है, केवल 4-5 ऐसे उपसर्ग है जिसमें नए तत्पुरुष समास है। वो है ए, अन, हलंत वाला अन, ये हलंत वाला अन जब आता है जब इसके बाद में स्वर आता है, और बिना हलंत वाला अन, न और ना, ये उपसर्ग आते हैं तो आपके नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि मैं 1-2 उदाहरण भी लिख देती हूँ, अन्याय, असत्य, नगण्य, नालायक। तो यहाँ पर सारे के सारे नकारात्मक अर्थ वाले हैं, तो इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये उपसर्ग ध्यान में रखने होंगे जहां नए तत्पुरुष होगा ए, अन, और जैसे अनपढ़, यहाँ पे भी आपके नए तत्पुरुष समास होगा। चौथा भेद है उपपद तत्पुरुष समास। जो चौथा भेद है तत्पुरुष समास का वो है उपपद तत्पुरुष समास। देखो इसमें हमारे देखा जाए तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, लेकिन ये एक भेद ऐसा है जिसमें उत्तर पद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अगर पूर्व पद नहीं लिखा जाए उनके साथ में तो उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं है। तो जो इसकी परिभाषा बनती है वो ये बनती है कि जिस शब्द में उत्तर पद या द्वितीय पद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि एक शब्द है स्वर्णकार, स्वर्णकार कहते हैं सुनार को, तो अगर स्वर्ण और कार अलग अलग कर दिए जाए, ये द्वितीय पद है, उत्तर पद है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जैसे सुखदाई, यहां पे भी दाई शब्द का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एक है सर्वज्ञ,
यहाँ पे भी जो ज्ञ है इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो हमारे उपपद तत्पुरुष समास में स्वर्णकार, चर्मकार, सुखदायी, सर्वज्ञ, राजनीतिज्ञ ऐसे शब्द आएंगे जहां पर द्वितीय पद का पूर्व पद के बिना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं होता है। तो ये इसका चौथा भेद था। देखो ये थोड़ा सा तत्पुरुष समास से थोड़ा सा विचित्र है, इसलिए इसकी परिभाषा में लिख देती हूँ। जिस शब्द में या जिस समास में, शब्द या ऑब्लिक करके मैंने समास में लिख दिया, जिस समास में उत्तर पद का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो, वहां उत्तर पद उपपद समास, उपपद समास होता है। तो जो पांचवा भेद है इस तत्पुरुष समास का, वो पांचवा भेद है अलुक तत्पुरुष समास। इस अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो कारक चिन्ह होते हैं वो शब्द में ही निहित होते हैं। तो इसकी परिभाषा तो बनती है, ये बनती है, जिस समास में कारक चिन्ह शब्द में ही निहित हो, वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखो, एक है शुभंकर, दूसरा है मृत्युंजय, मतलब मृत्यु को जीतने वाला। इस तरीके के अगर उदाहरण आएंगे तो वो अलुक तत्पुरुष समास में होगा। कुछ उदाहरण में तत्पुरुष समास के ऐसे ही लिखवा देती हूँ जो बहुत ही ज्यादा प्रमुख है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। मैं ऑल ओवर लिखवा देती हूँ, किसी भेद के आधार पर नहीं लिखवाकर ऐसे लिखवा देती हूँ जो मुख्य है। उदाहरण देखो तत्पुरुष समास के, एक उदाहरण आता है, अक्सर आता है गगनचुंबी। गगनचुंबी, गगनचुंबी का जो समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला, इसका उदाहरण होगा गगन को चूमने वाला। समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। दूसरा उदाहरण है रेल यात्रा, इसका जो समास विग्रह होगा रेल द्वारा यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। एक उदाहरण है रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित का होगा रेखा द्वारा अंकित, यानी कि करण तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, द्वारा जो आ गया तो ये करण तत्पुरुष समास हो गया। फिर है आपके गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का समास विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा।
फिर है भयभीत, इसका समास विग्रह होगा भय से भीत, भय से भीत। भयभीत में अपादान कारक होगा, क्योंकि डरने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, तो भय से भीत। एक है विद्यालय, विद्यालय का अर्थ है विद्या के लिए आलय। ग्रामगत, ग्रामगत का है ग्राम को गत। इसी तरीके के आपके उदाहरण आएंगे। जो समास का तीसरा भेद है, समास का तीसरा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की हमने जो विशेषता पढ़ी थी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो प्रथम विशेषता तो यही हो जाएगी, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास के भी तीन भेद होते हैं। वो तीनों भेद हमें कम से कम नाम और परिभाषा तो पता ही होनी चाहिए। तीन भेद होते हैं द्वंद्व समास के। पहला है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास। देखो, इतरेतर का मतलब होता है अलग अलग। यदि दो पद विलोम शब्दों के अंतर्गत आए, बिल्कुल अलग अलग विपरीत, जैसे रात दिन, माता पिता, चाचा चाची, तो इतरेतर द्वंद्व होगा। इतरेतर का मतलब ही होता है अलग अलग। तो इसके अंतर्गत जो शब्द आएंगे वो ऐसे आएंगे, माता पिता, दिन, रात। ये जो अलग अलग विलोम शब्दों के अंतर्गत जो आएंगे ना, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, जैसे चाचा का विलोम शब्द होता है चाची, बिल्कुल अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। दूसरा है वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व समास। देखो, वैकल्पिक में क्या होता है, विकल्प देते हैं। विकल्प में जैसे कि 10-20, तो 10 या 20 विकल्प है हमारे पास, या तो 10 लेंगे या 20। जैसे कि 100-50, 100 या 50। जैसे कि सत्य या असत्य, घट या बढ़। तो विकल्प के रूप में जब हमारे सामने शब्द आए तो वो वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। जैसे कि घट बढ़, सत्य असत्य, 10-20, ऐसे जब शब्द आएंगे विकल्प के रूप में, तो वहां पर हमारे वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। जो तीसरा है वो है समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। समाहार में क्या, ऐसे शब्द जिनमें हम और कुछ भी समाहित कर सकते हैं, वहां पर समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे कि हमारे घर में से कोई भी सदस्य बाजार में सब्जी लेने जाता है, हम पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो, तो वो बोलता है साग सब्जी आदि, क्योंकि वो साग सब्जी के अलावा उसमें फल और अन्य कोई चीज़ें भी साथ में लेकर आएगा।
इसलिए वहाँ पर हम और कुछ भी समाहित कर सकते हैं। जैसे कि घर में 4-5 औरतें बैठी हुई है, बाहर से कोई आदमी आएगा और पूछेगा अंदर कौन कौन है, तो वो बोलेंगे बहू बेटी बैठी है, बहू बेटी आदि। तो वहाँ पर बहू बेटी के अलावा उस सदस्य की माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, मतलब और भी उसमें बहुत समाहित हो सकते हैं। तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होगा। तो वो जो समाहित होने वाले जितने भी आपके सामने उदाहरण आएंगे वो समाहार द्वंद्व समास के होंगे। जैसे बहू बेटी आदि। फल फूल आदि। इसके अलावा देखो, हमने पहली जो बात समझी, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जो दूसरी बात है कि इसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। और जो हम इसका समास विग्रह करेंगे इन दोनों में, इतरेतर में जब हम समास विग्रह करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो प्रथम पद होता है और उत्तर पद होता है उनके बीच में हम और शब्द लिखेंगे। जैसे माता और पिता, दिन और रात, चाचा और चाची। अब जो वैकल्पिक द्वंद्व समास है, जो विकल्प के रूप में दिए जाते हैं, उसमें हम या अथवा लगाएंगे। जैसे घट या बढ़, 10 या 20, ऐसे इसमें या अथवा लगाएंगे। और जो समाहार द्वंद्व समास है उसमें हम आदि या इत्यादि लगाएंगे। अब हमारे सामने ये भी समस्या हो जाती है कि हम आदि कहाँ लगाएं और इत्यादि कहाँ लगाएं। जहां पर 2 चीजें लिखी जाए, केवल 2, वहां तो हम आदि लगाएंगे। देखो यहाँ 2 लिखी हुई है, बहू बेटी आदि। अगर 3 लिख दें, माँ बहू बेटी इत्यादि, तो वहां पर हम इत्यादि लगाएंगे। इस प्रकार से हम इनका समास विग्रह करेंगे। इसके अलावा भी, ये हमारी दूसरी विशेषता हो गई थी, इसके अलावा भी हमारी जो तीसरी विशेषता है द्वंद्व समास की, वो देखो आपके सामने, वो बिल्कुल बहुत कम लोगों को पता होगी। द्वंद्व समास की 2 विशेषताओं के अलावा जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि 1 से लेकर 9 तक व 10 के पहाड़े को छोड़कर, ये विशेष नोट है, आजकल इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं, छोड़कर सभी संख्याओं में, 10 के पहाड़े को छोड़ना मतलब 10 का भाग जिन जिन संख्याओं में जाता है उनको छोड़ना है। छोड़कर सभी संख्याओं में, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। देखो कैसे, एक संख्या लिखी हुई है आपके 31, कि इसका समास विग्रह कीजिए 31 का। तो इसका समास विग्रह देखो कैसे होगा, 1 और 30। पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी, जैसे 30 और 1 भी तो लिख सकती थी, नहीं, पहले 1 आएगा और बाद में 30। जैसे 45, तो इसका जो समास विग्रह होगा 5 और 40। इसी प्रकार से 23, 3 और 20। इसी प्रकार से 21, 1 और 20। इसी तरीके से 1 से लेकर 9 तक व 10 के पहाड़े को छोड़कर, जिन जिन संख्याओं में 10 का भाग जाता है को छोड़कर सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।